हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कुछ सवाल जो कि मैंने पीछे बताया था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसी पे हम कुछ करेंगे क्वेश्चन। और सीरीज पैरेलल बहुत ही आसान होता है, जो आपने पीछे देखा भी होगा कि इसमें बहुत आसान सी चीज़ें होती है बच्चों। सीरीज में बस ऐड करना होता है, पैरेलल में वन अपॉन करके ऐड कर देना होता है। तो उस पर सवाल करेंगे और कुछ आपको थ्योरी भी बताएंगे, और ये चैप्टर बहुत ईजिली खत्म भी हो जाएगा। और आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, बस लेंदी है और इससे सवाल आते हैं बच्चों। सवाल अच्छे खासे आते हैं, डायग्राम भी आ जाते हैं कभी कभी ड्रॉ करने के लिए। तो आपको अच्छे से देखना होगा इसको, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको भी करना है बच्चों, क्योंकि जो पढ़ाया है उसी से तो क्वेश्चन आता है, और क्या है, तो उसी से आता है। तो आपको देखना चाहिए क्या है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फिगर दिया गया है ये वाली, तो इसमें बोला जा रहा है कि R1, R2, R3, R4, R5, मतलब 5 रेजिस्टेंस मुझे दिया। देखिए यहाँ पे R1, R2, R3, R4, R5, मतलब 5 रेजिस्टेंस है, उनका वैल्यू भी दे रखा है, और वोल्टेज दिया है बैटरी का। इस बैटरी का वोल्टेज है 12 वोल्ट, ठीक है। कनेक्टेड इन द अरेंजमेंट, ठीक है। कैलकुलेट, पहला टोटल रेजिस्टेंस बताइए सर्किट में कितना होगा। टोटल रेजिस्टेंस निकालने आता है ना बच्चों, आसानी से आता होगा आपको। देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं देखूं बच्चों, एक सेकेंड, ये पॉइंट यहाँ पे इसका वोल्टेज कितना है, ये 12 वोल्ट का है, ठीक है। यहाँ से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ओके बच्चों, ठीक है। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसका मतलब कि, और यहाँ पे करंट बट भी रहा है बच्चों। देखा जाए यहाँ से जो आई करंट जा रहा होगा, यहाँ से ये इधर मुड़ जा रहा है, एक इधर मुड़ जा रहा है। मान लेते हैं I1 करंट इधर मुड़ रहा है और I2 करंट इधर चला जा रहा है। मतलब करंट दो हिस्सों में बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ पैरेलल का चीजें हैं। पैरेलल है तभी तो यहाँ पे करंट बढ़ रही है दो भागों में, ठीक है। और फिर से ये करंट जो आई गया था, फिर से वो बट के फिर से जुड़ गया, फिर आई यहाँ से निकल गया, फिर यहाँ से निकला ऐसा गया, फिर आई यहाँ पे था। ये आपकी 3 बार ही बट रहा है बच्चों, I1, I2, I3 में, मतलब 3 भागों में बट रहा है। फिर ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से निकल जा रहा है, ऐसे करके मिलके फिर यहाँ पे आई चला जा रहा है। तो ऐसे ही करके ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। आई थिंक मैंने समझा दिया क्या हो रहा है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस बताना है। तो आसानी से बता सकते हैं, पता चल गया हमें कि यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो पैरेलल में क्या होता है, R1, R2 का क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना R1 एंड R2 का, तो कैसे करूँगा बच्चों। यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 कितना है, 1/R1 कितना है, यहाँ पे दिया हुआ 10 प्लस 1/R2। आपको सब खुद से करना है। R2 कितना 40 है। तो बच्चों यहाँ से जल्दी से कैलकुलेशन करेंगे अगर हम, मैं फास्ट कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है। 1/R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/10 कॉमन ले लेता हूँ, 1/1 प्लस 1/4। आई थिंक ये कितना आएगा, 4 1 5, 5/40, 5/40 रहा ना, तो 1/40। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट मेरा कितना आ गया, वो आ गया 8 ओम। बस इतना का 8 ओम आया है इन दोनों का। अभी इन दोनों का, इन तीनों का भी तो निकालना है, इसका भी तो निकालना है बच्चों। तो चलिए इसका भी निकालते हैं। यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट कितना आएगा, यहाँ पे 1/R3। R3 कितना है बच्चों, यहाँ पे देखना है 30 प्लस 1/R4। R4 कितना है बच्चों 20 प्लस 1/R5। R5 कितना 60। तो वहीं से हमने ये तीनों चीज़ों को फिर से देखा, और इसको मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो 1/10 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे भी 1/3 प्लस 1/2। ये आप जल्दी जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, मुझे उतना करना की जरूरत नहीं है, ओके। आई थिंक यहाँ पे 6 LCM आना चाहिए, और यहाँ पे ऊपर से ऐड करेंगे तो 2 3 5 हो जाएगा, ठीक है। 5x 6, तो 6/6 ही आ रहा है बच्चों, 6/6 ही आ रहा है। मतलब ये कट गया, मतलब कि 1/10 ही आ रहा है हमारे पास। तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, 10 ओम। पता चल रहा है R इक्विवेलेंट कैसे निकाल रहा हूँ। यहाँ पे भी R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट हुआ होगा, तो नीचे वाला का इक्वेट कर दिया। अब बच्चों यहाँ पे ऊपर भी 1 है, नीचे भी 1 है, नीचे ये है और नीचे ये है, तो 1 1 तो सेम ही है। तो इसका मतलब नीचे वाला के बराबर हो गया, मतलब R इक्विवेलेंट 10 आ गया। यहाँ पे आया था 8। इसका मतलब हमें पूरा पता चल गया। इसको हटा के यहाँ पे 8 लिखा जा सकता है, और इसको हटा के यहाँ पे 10 लिखा जा सकता है। आया समझ में, आया समझ में बच्चों। देखिए मैं लिख देता हूँ, ये पूरा को हटा के अगर मैं लिखूँ ना, तो ये पूरा को हटा के मैं कितना 8 ओम लिख सकता हूँ, और ये पूरा को हटा के मैं यहाँ पे 10 ओम लिख सकता हूँ, क्योंकि पूरा कैलकुलेट करने से इतना ही आ रहा है। अब क्या हुआ,
अब हम एक और सर्किट ड्रॉ कर लें क्या बच्चों, आपको समझाने के लिए? मैं कर सकता हूँ, ओके। देखिए सर्किट कुछ कुछ ऐसा था, मान लेते हैं यहाँ पे एक बैटरी था, छोटा सा मैंने बना दिया, और एक यहाँ पे आया था, रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ पे एमीटर जोड़ दिया था, और नीचे से फिर एक की क्लोज था, और फिर से एक रेजिस्टेंस आ गया था। तो मैंने यहाँ पे, ये तो 12 वोल्ट का है, प्लस है माइनस है, और यहाँ से इसको मैंने कैलकुलेट किया तो 8 ओम आ रहा था, और इसको कैलकुलेट किया मैंने इस रेजिस्टेंस को तो मेरा 10 ओम आ रहा था। सिंपल सा सर्किट बना लेना है अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो। और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अब हमें समझ में आ रहा है बच्चों, इसको हटा के तो मैंने लिख ही दिया 8, इसको हटा के 10, तो अब हमारा ई आ गया रियल में सर्किट। अब इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 8 यहाँ पे, 10 यहाँ पे। तो इस सीरीज में है कि पैरेलल में बच्चों, ये बताइए। ये सीरीज में है कि पैरेलल में है? जो करंट यहाँ से आई जा रहा है, जो करंट यहाँ से आई जा रहा है, वो तो बट ही नहीं रहा है कहीं पे, वो तो कहीं पे बट ही नहीं रहा है। जो आई जा रहा है यहाँ से, ये भी यहाँ से आई निकल जा रहा है, यहाँ से फिर आई जा रहा है, और यहाँ से आई निकल जा रहा है। तो यहाँ पे बीच में कहीं पे बटना चाहिए ना, तो बट नहीं रहा है, इसका मतलब पैरेलल नहीं है ये सीरीज है बच्चों। करंट बटता है तब पैरेलल में बट जाता है, लेकिन करंट बट नहीं रहा है। यहाँ पे कहीं पे देख रहे हैं, कहीं पे ऐसे करके बट रहा है, कहीं पे नहीं, इसका मतलब सीरीज में है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, इसको और हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं, इसको और हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लेते हैं ऐसे करके, हम आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले रहे हैं बच्चों, आया समझ में? मान लेते हैं ऐसे भी आप कर सकते हैं बच्चों, पता है कैसे? मान लेते हैं इसको 8 कर दिए यहाँ पे, और इसी को यहाँ पे 10 कर दिए, और इधर ऐसे करके यहाँ पे एमीटर जोड़ दिए, और यहाँ पे की क्लोज कर दिए। ऐसे भी सर्किट बनाया जा सकता है, क्योंकि कुछ दिक्कत ही नहीं, क्योंकि पैरेलल कन्वेंशन यहाँ पे है नहीं। आप यहाँ 8, आप यहाँ से 10 को उठा के यहाँ पे भी लगा दीजिए, वही चीज़ मेजर होगा, ठीक है? ये 8 ओम है और ये 10 ओम है। आप वैसे भी कर सकते थे, मैं ऐसा बस बताने के लिए कर रहा हूँ। तो इन दोनों का अब मैं सीरीज में जोड़ दिया, तो इन दोनों का कितना हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? सीरीज में है तो 8 और 10 18 ओम। आया समझ में? 18 ओम हमारा आंसर हो गया, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, अब हमने ये चीज निकाल लिया कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। दूसरा हमें पूछ रहा है टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, कितना करंट फ्लो हो रहा होगा बच्चों? करंट क्या बताया था मैंने? करंट क्या बताया था? V इक्वल टू आई आर, एक रिलेशनशिप बताया था रेजिस्टेंस और करंट में, क्या था? V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से करंट नहीं निकल जाएगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है? ये पूरा सर्किट के बीच में वोल्टेज कितना है? ये तो 18 ओम हो गया, और ये ऐसे करके वोल्टेज डिफरेंस कितना है? 12 वोल्ट का। यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो 12 वोल्ट का है, लिख दो भाई 12 वोल्ट। और रेजिस्टेंस टोटल कितना आ रहा है? टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास 18 आया है, 18। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पे अब हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो 12/18 तो 2/3, मतलब 2/3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 2/3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। मैं समझाने के लिए सर्किट ऐसे बार बार, आपको बार बार ऐसा सर्किट ड्रॉ नहीं करना है। आप अगर इतना समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और ड्रॉ कर भी ले रहे हैं वो भी अच्छा बात है, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स सर्किट आएगा तो उसमें डायग्राम बनाकर ही सोल्व हो पाता है, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है दिमाग में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आई थिंक ये सवाल बहुत ईजी है। वो कैसे, देखिए 3 रजिस्टर दिया हुआ है, 2, 3, 6 ओम का, बोल रहा कनेक्टेड इन द, मतलब किस कैसे इसको कनेक्ट करें कि टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम आ जाए। यह है बच्चों सोचने वाला सवाल, आपको यहाँ पे सोचना होगा। मुझे दे दिया 3 रेजिस्टेंस, एक है 2 ओम का, एक है 3 ओम का, और एक है 6 ओम का। कैसे इसको जोड़े कि 4 ओम आ जाए आंसर, और कैसे इसको जोड़े कि 1 ओम आ जाए आंसर? 2 क्वेश्चन है। 1 ओम कैसे आएगा? 1 ओम आसानी से आ जाएगा, मेरे को दिमाग में आ रहा है आइडिया। देखिए ये मान लेते हैं R1, R2, ये R3 है। तो अगर मैं R इक्विवेलेंट सबको पैरेलल में जोड़ दूं, ऑल इन पैरेलल, पैरेलल में अगर मैं सबको जोड़ दूं ना, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आएगा बच्चों? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, सबको जोड़ दो, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, कितना आएगा टोटल? 6, और ऊपर भी 6 ही आ रहा है एलसीएम लेने से, तो ये तो कट के 1 ओम ही आ गया। इसका मतलब कि पैरेलल में जोड़ेंगे तो बी वाला आंसर आ जाएगा। ये जो बी का क्वेश्चन था ना 1 ओम का, तो ये आंसर आ गया। इसका मतलब इसका आंसर होगा कि सबको पैरेलल में जोड़ दो, इस सारा रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ दो, तो आंसर आ जाएगा 1 ओम। अब ए नंबर सवाल पे आते हैं।
ये में मुझे लाना है टोटल 4 ओम, टोटल रेजिस्टेंस मुझे लाना है 4 ओम। 4 ओम लाना है। तुम ऐसे डायरेक्टली सोचो, अगर मैं सबको सीरीज में ऐड कर दूं तो 5 6 5 11 हो जाएगा, लेकिन लाना मुझे 4 है, तो ऑब्वियसली मुझे कहीं पे ऐड करना होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन भी। देखो अगर 6 में सीरीज में ले लिया और इसको पैरेलल में, तो 6 के से ज़्यादा आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। अगर मैं इन दोनों को ऐसे सोचो ना बच्चों, इन दोनों को पैरेलल में ले लूँ, इन दोनों को पैरेलल में ले सकता हूँ, 1.2 आ जाएगा। ठीक है 3 4 हो जाएगा, नहीं इसको भी नहीं। हाँ ऐसे कर सकता, इन दोनों को पैरेलल में ले लो और इसको सीरीज में। बच्चों देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, टेक 2 इन सीरीज, 2 ओम इन सीरीज, 2 ओम सीरीज और 3 ओम एंड 6 ओम इन पैरेलल। इसको पैरेलल में ले लो बच्चों, देखो कैसे बन जाएगा सवाल। मतलब ये कैसा बन जाएगा आपको पता है? देखो एक ऐसा रेजिस्टेंस आएगा और एक रेजिस्टेंस ऐसा आएगा, ऐसा करके सर्किट बनेगा। देखो सर्किट भी मैंने ड्रॉ कर दिया। ऐसा करके नीचे बल्ब वोल्टेज कैलकुलेट कर दो। यहाँ पे 2 ओम आ जाएगा और यहाँ पे 3 ओम और यहाँ पे 6 ओम। ऐसे कैलकुलेट करेंगे ना तो मेरा 4 ओम आंसर आएगा। देखना पहले ये तो सीरीज में, इसको छोड़ दो, पैरेलल वाला कैलकुलेट करो। पैरेलल वाला क्या होगा? 1/3 प्लस 1/6। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा? इसको कैलकुलेट करो बच्चों, आई थिंक यहाँ पे 2 से गुना कर दो तो 2 3/6 हो जाएगा। ठीक है तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आर कितना आया? 2। इसको मैंने अगर कैलकुलेट किया, इन दोनों को मिला दिया, तो मेरे पास कितना आ रहा है? 2 ओम आ रहा है। और पहले से 2 था, 2 और 2 4, और दोनों सीरीज में बचो, तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट मेरा आ गया 4 ओम। इसका मतलब क्या हुआ? 4 ओम लाना था, आ गया। इसी तरीके से सोचना है आपको, कैसे मैं करूं कि आंसर जितना लाना था उतना ही आ जाए। क्लियर होगा तो ठीक है बच्चों, है ना? आसान है। चलिए चलते हैं आगे। ओके बहुत आसान सा सवाल है। क्या है इसमें? बोल रहा है कि रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ। रजिस्टिविटी क्या होता था? रो। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा था, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये सब याद होना चाहिए अभी तक आपको, ठीक है? एग्जाम भी बहुत पास है भाई, याद करिए आप लोग, है ना? तो रो एल बाई ए हो गया। ओके तो रो क्या होता है? ये तो मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है ना बच्चों, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। ओके मटेरियल इज चेंज्ड, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता है। अगर मटेरियल चेंज हो जाए, नहीं टेम्परेचर चेंज हो जाए, नहीं शेप ऑफ द रजिस्टर, नहीं, बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर आर चेंज। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज, चेंज नहीं होगा अगर 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 दोनों मटेरियल का और टेम्परेचर दोनों चेंज हो जाए तो भी वो चेंज नहीं होगा। मटेरियल एंड टेम्परेचर, अच्छा मटेरियल चेंज कर दूं तो रजिस्टिविटी तो चेंज हो ही जाएगा। अच्छा ये नहीं होगा। अच्छा शेप ऑफ द रजिस्टर चेंज, टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता है। बच्चों यहाँ पे ये आंसर होगा, देखिए बी, टेम्परेचर इज चेंज। अगर टेम्परेचर चेंज करूंगा तो भी रजिस्टिविटी चेंज नहीं होता है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग था, आंसर साफ है लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑप्शन में घुमा दिया गया है। देखिए रेजिस्टिविटी होता है वो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। ये सिर्फ डिपेंड करता है उसके मटेरियल के प्रॉपर्टी पे, ओनली डिपेंड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है बच्चों, मटेरियल का प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। मटेरियल का प्रॉपर्टी कैसा है ना, कितना कंडक्टिंग है, कितना नॉन कंडक्टिंग है, क्या वो इंसुलेटर है, ऐसे ऐसे चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है चलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द गिवन मेटालिक वायर डिपेंड अपॉन। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, फिर से वही, रो जो है किस पे डिपेंड करता है? मैंने अभी बताया बच्चों, वो सिर्फ उसका मटेरियल पे डिपेंड करता है ना, वो उसका प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। तो गिवन ऑन द वायर डिपेंड्स अपॉन, शेप पे भी नहीं, थिकनेस पे भी नहीं, लेंथ पे भी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ नेचर पे डिपेंड करता है। मटेरियल का नेचर कैसा है ना, कितना कंडक्टिंग है, कितना नॉन कंडक्टिंग। तो ऑप्शन डी होगा बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत आसान सा सवाल है बच्चों। बोल रहा है करंट 1 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, जो मुझे आई दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 एम्पियर।
ठीक है। फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब जलता है 1 एम्पियर करंट से, बहुत कम वाट का होगा। इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द फिलामेंट, ठीक है। 16 सेकंड में, मुझे टाइम दे दिया है 16 सेकंड, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हो रहा होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना पास हो रहा होगा 16 सेकंड में बताना है, रफली बताना है, ठीक है। देखिए मतलब इलेक्ट्रिक बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब कुछ करंट जा रहा है, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, तो बोल रहा है 16 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो जा रहा है। चलिए निकालते हैं। हमने आपको बताया है बच्चों, क्या बताया है, जो करंट होता है वो होता है चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, ये तो हमने आपको बता रखा है। तो चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम होता है, करंट है 1 एम्पियर इक्वल टू चार्ज फ्लो कितना कर रहा है नहीं पता है, टाइम कितना 16 सेकंड में। तो चार्ज फ्लो मुझे निकाल लिए हम कि 16 आ रहा है, 16 कूलम्ब आ रहा है, ठीक है। चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है। तो हमने एक और चीज सबसे पहले आपको बताया था, जो चार्ज होता है वो मतलब इंटीजर मल्टीप्लिकेशन होता है, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको बताया था। इंटीग्रल मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैंने आपको बताया था। चार्ज होते हैं क्वांटाइज्ड होते हैं, मतलब 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स में मिलते हैं, है ना, होल नंबर में मिलते हैं, वो कभी फ्रैक्शन में नहीं मिलते हैं। ओके, मैंने बता रखा है बच्चों, आपको आई थिंक याद आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वो क्वांटाइज्ड होते हैं, उनका नेचर ही ऐसा है बच्चों चार्ज का। तो चार्ज कितना 16 कूलम्ब आया, इक्वल टू एन हमको पता करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। यहाँ से एन निकाल सकता हूँ मैं 16, ये कैलकुलेशन आप खुद से करिए बच्चों, है ना। 1.6 इंटू 10, देखिए कैलकुलेशन बहुत आसान है यहाँ पे। तो एन आई थिंक कितना आएगा, ये 1 10 ऊपर चला जाएगा तो ये कट जाएगा, तो आई थिंक ये ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻20 आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स। इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा बच्चों 16 सेकंड में, इतना फ्लो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, 10⁻20। आंसर आ रहा है बी ए नंबर, ठीक है। 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जा रहा है, मतलब कितना ज़्यादा है बच्चों, सोच सकते हो। इलेक्ट्रॉन्स इतने छोटे होते हैं कि हमें तो दिख नहीं रहे हैं, बट इतना फ्लो हो जा रहा है, समझ गए ना। आई थिंक क्लियर होगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। ओके, एक है हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बहुत आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है ज़्यादा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट बह रहा है उससे हीटर चल रहा है, गीजर चल रहा है, कुछ ठंडी के दिनों में और गर्म करने के लिए कुछ हम यूज करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी यूज होता है। तो वही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट से हम हीट कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी के बारे में इसमें जानना है। तो इसको जानने से पहले मैं कुछ फार्मूला याद दिला दूं क्या, जरूरी है बच्चों फार्मूला याद करना। जो बता रहा है कम से कम वो तो याद रखे, समझना तो बहुत जरूरी है, लेकिन फार्मूला एटलीस्ट याद करना जरूरी है। देखिए मैंने आपको बताया था एक जगह पे, क्या बताया था, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो भी होता है, मतलब उसको डेल्टा भी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब द पोटेंशियल बिटवीन द 2 पॉइंट्स, वर्क डन होता है वर्क डन बिटवीन द 2 पॉइंट्स पर यूनिट चार्ज टू ट्रेवल 1 पॉइंट टू अनदर, ठीक है। ये तो आपको मैंने बताया था। एक और चीज मैंने आपको बताया था बच्चों, वो क्या था, देखिए जो करंट होता है मतलब कि आई होता है, वो होता है चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो जा रहा है, ठीक है। और एक होता है बच्चों पावर, जिसको पावर बोलते हैं, वो क्या होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है बच्चों। ये आपने फिजिक्स में तो पीछे पढ़ा होगा, आई थिंक 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। जो पावर होता है ना, वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, ठीक है, मतलब कितना वर्क हो रहा है पर यूनिट टाइम, 1 सेकंड में कितना काम हो रहा है बच्चों, यहाँ पे भी काम ही हो रहा है, ठीक है। ये देखिए बच्चों किधर गया, हाँ, इन दोनों के बीच में मैं कुछ रिलेशन लाऊंगा, वही रिलेशन आगे चल के आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझा देंगे। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं एक का पोटेंशियल 0 है, तो इसको मैं भी लिख दूंगा, कहीं कहीं पे दिक्कत नहीं लेना है, मतलब समझने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या आ रहा है, भी क्यू आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे चार्ज कितना आ रहा है बच्चों, हो रहा है आई टी आ रहा है, ठीक है। तो वर्क डन मेरा कितना आ रहा है, भी इंटू क्यू कितना है बच्चों, आई टी है। तो इसका मतलब वर्क डन आ रहा है भी आई टी, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर होगा। और हमने कहीं पे एक और चीज़ पढ़ा है, जब हमने रेजिस्टेंस पढ़ा रहा था, रेजिस्टेंस इन रजिस्टर्स, मतलब कि भी इक्वल टू आई आर, पढ़ाया था ना बच्चों, पढ़ाया तो था।
ओके, तो उसी का यूज यहाँ पे करते हैं। V इक्वल W इक्वल टू V क्या है, आई आर, मतलब आई आर इंटू आई टी, मतलब आई स्क्वायर आर टी आ रहा है। आया समझ में? वर्क डन आ रहा है आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ वो याद हो जाना चाहिए आपको, वो जरूरी है बच्चों। नेक्स्ट हो गया। ठीक है, एक फॉर्मूला, और ये तो इंपॉर्टेंट है, पहले भी बताया था बच्चों, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आई थिंक ये होगा बच्चों, आपको इसको याद कर लीजिएगा। ओके, और नीचे जो मैंने सर्किट बना रखा है, जो मैंने ये सर्किट बना रखा है बच्चों, ये मैं सर्किट बना रखा है ना, यहाँ से कुछ कुछ करंट ऐसे फ्लो हो रही है, की क्लोज है, और आई करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा रखा हूँ कि इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना वोल्टेज नापेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है बच्चों, तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज आएगा। कितना आएगा मुझे नहीं पता है, बट कुछ वोल्टेज मेजर करेगा। उसके बाद फिर एमीटर लगा रखा हूँ, वही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट पास हो रहा है। ये रजिस्टर क्या हो रहा है बच्चों, रजिस्टर एक्चुअली में पता है काम क्या कर रहा है, ये कंज्यूम कर रहा है ना इलेक्ट्रिसिटी को, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है। और वो करता क्या है इससे, कभी लाइट देता है, कभी फैन चलता है इससे। आपने देखा कभी कभी फैन चलता है ना तो गर्म हो जाता है। हीट क्यों हो जा रहा है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, लगातार उसमें फ्लो हो रहा है, और लगातार वो कंज्यूम करके हमें फैन चला रहा है। तो लगातार वैसे होने से वो गर्म हो जाता है, तो हीट देता है, तो वो भी एक एनर्जी जनरेट हो रहा है। समझ रहे हैं ना, वो भी एक एनर्जी जनरेट हो रहा है वहां से, उसी कारण हीट देता है। तो उसी में एक होता है बच्चों, जो हमने ये हीटिंग इफेक्ट पढ़ रहे हैं ना, उसी को बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्योंकि ये सबसे पहले जूल्स अंकल ने किया होगा, तो इसीलिए उनका नाम आ गया कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो चलिए बताते हैं क्या होता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और कुछ नहीं है, ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चलिए बताता हूं। जूल्स अंकल ये बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर आई स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। समझ में आया बच्चों? इसका मतलब है कि, मतलब यही वाली चीजें नीचे भी लिख दिया हूं, यही वाली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर और टी। तो इसीलिए बोलता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी वजह से यहाँ पे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं कि जो एच आएगा वो आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर और टी। आया समझ में? ये आएगा आई स्क्वायर आर टी आएगा। तो ये जो एच आया, हीट आया, उसको अगर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट के ला देता हूँ, और फिर आई स्क्वायर आर टी लिख देता हूँ। अब कांस्टेंट को कुछ करना नहीं होता है, कांस्टेंट होता है, मान लेते हैं कांस्टेंट क्या है, 1 है। तो क्या होगा फिर, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा। यही होता है, ठीक है, यही होता है बच्चों जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जिन्होंने ये जो है जूल्स अंकल, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग दिया, वो उन्होंने ऐसे दिया था, और उन्होंने फिर स्टेटमेंट दे दिया ये आई स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के और टी के होता है, और जो कि यहाँ पे वर्क डन भी आ रहा था। बच्चों ये बात याद रखना है, जो वर्क डन आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, और जो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है, दोनों सेम है। क्योंकि ये जो सर्किट है ना, नॉर्मल सा ये बच्चों, मतलब यहाँ पे बैटरी लगा के सर्किट बनाए हैं, तो इसमें जितना काम कर रहा है ना बैटरी, उतना ही इसमें हीट भी जनरेट हो जाता है, इसीलिए दोनों सेम हो जाता है। ठीक है, जितना वर्क डन बैटरी कर रहा है, ठीक है, और उतना ही हीट जनरेट होता है, तो इसका मतलब वर्क डन और हीट सेम हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं सो वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू हीट जनरेटेड। हीट जनरेटेड, जितना हीट जनरेटेड होगा वही वर्क डन होगा, ये याद रखना है। ठीक है,
कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है बच्चों, फार्मूला भी आप याद रखेंगे तो चल जाएगा, उसी से आप स्टेटमेंट भी दे पाएंगे। यही तो हो रहा है यहाँ पे। अगर हमको ये याद है तो हम नहीं दे देंगे आई स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के और टी के प्रोपोर्शनल है। आसान है, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। तो कुछ एप्लीकेशंस है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। क्या है आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। जो बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब जलते हैं जिनमें फिलामेंट होता है, टंगस्टन का होता है, मैंने बता रखा है। बिकम्स हॉट, गर्म हो जाते हैं बच्चों। आपने नहीं देखा है, जब वो फिलामेंट वाले बल्ब छुइएगा ना तो गर्म लगता है। क्यों लगता है? ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट इमिट्स लाइट। जो लाइट जो जल रहा है, जो लाइट एनर्जी आ रही है तो करंट से ही आ रही है, लेकिन करंट हीट इफेक्ट भी देता है, हीटिंग इफेक्ट भी देता है। ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो मैंने अभी पीछे बताया, वही इलेक्ट्रिक गीजर हीटर होता है। डिवाइस लाइक हीटर, गीजर, नाइक्रोम वायर होता है इनमें, जो हाई रेजिस्टेंस होता है इसमें, टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट। मतलब ऐसा इसमें यूज किया जाता है। नाइक्रोम जो अलॉय है, जो बहुत ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस होता है, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होने के कारण वो करंट को ज़्यादा पास नहीं होने दे रहा है, तो क्या जनरेट कर रहा है? हीट जनरेट कर दे रहा है, सिंपल। आयरन होता है, आयरन में भी कॉइल लगा होता है टू प्रोड्यूस हीट ड्यू टू रेजिस्टेंस। वही बात है बच्चों, रेजिस्टेंस क्रिएट करके तो आयरनिंग क्लॉथ होता है। फ्यूज क्या करता है? फ्यूज समझ रहे हैं बच्चों? फ्यूज मतलब घर में नहीं बोलते फ्यूज उड़ गया, बोलते हैं ना कहीं फ्यूज उड़ गया। तो फ्यूज क्या होता है? घरों में सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, जो मेल्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, सर्किट में एक्सक्लूसिव करंट फ्लो होता है, प्रोटेक्टिंग अप्लायंस से डैमेज। मतलब फ्यूज इसलिए लगाया जाता है ताकि आपके घर में अचानक से कभी कभी तेज वोल्टेज में लाइन आ जाता है, करंट आ जाता है, तो अगर तेज वोल्टेज में आ गया बच्चों तो क्या होगा? वो सभी को तो उड़ा देगा ना। मतलब कभी किसी डिवाइस को करंट की जरूरत है बहुत कम और आप भेज दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो क्या होगा? एक्सेस नहीं ले पाएगा, तो खराब हो सकता है, कुछ उड़ जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा। लेकिन जब हम फ्यूज लगा देते हैं, जो वहीं पे लगा देते हैं, मीटर के सामने एक लगा होता है फ्यूज, उसी में लगा देते हैं, ताकि जब लाइन आए, जब करंट आए, अगर बहुत तेज आए ना तो फ्यूज अपने आप उड़ जाएगा अपने आप, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है नहीं, ये बहुत ज़्यादा करंट को रोक नहीं पाएगा, ये डायरेक्ट उड़ जाएगा तो पूरा घर में करंट नहीं आएगा। और करंट नहीं आएगा तो फ्यूज उड़ा दिया, इसका मतलब करंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब सारा हमारा सिस्टम बच गया। फैन, कूलर, एसी जो भी लगाते हैं आप लोग, वो बच जाएगा। मतलब पैसा बच गया ना, क्योंकि डायरेक्टली फ्यूज उड़ गया, हमारा सामान नहीं उड़ा, ठीक है। इसलिए फ्यूज लगाते हैं घरों में। आता है एग्जाम में सवाल, आप लिख सकते हो। तो ये सब आई थिंक बच्चों आपको याद हो जाना चाहिए, मतलब पढ़ लेना एक बारी, ठीक है। ओके बच्चों, बाय, सी यू अगेन।